बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि फ्रांस का जो राजा था वो एब्सोल्यूट था, मतलब वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी। और फ्रांस का समाज, फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन कितना बुरा था। और थर्ड स्टेट के लोग मिल करके अपने देश के लिए एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और राजा जो है वो डर के मारे उस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर देता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेता है। और जैसे ही राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेता है, साइन कर देता है, तो फ्रांस जो है अब एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं रहा, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रांस कैसे एब्सोल्यूट से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फ्रांस में अब कौन कौन से चेंजेस आ चुके हैं, पहले क्या था और अब क्या है, वो देखते हैं हम लोग। द नेशनल असेंबली, देखिए नेशनल असेंबली का मतलब फ्रांस का लेजिस्लेचर। जब फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी तब फ्रांस का जो लेजिस्लेचर था उसे स्टेट्स जनरल कहते हैं, जिसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाया था फ्रांस के राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, अब उसे बोला जाता है नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली वही है जो थर्ड स्टेट के लोगों ने मिल कर के बनाया था, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल करके बनाया था। आगे देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो ये जो नेशनल असेंबली है, इसने जो अपने देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस के लिए, वो 1791 में बनाया। इसका ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट मतलब होता है खाका बनाया, उसका स्केच बनाया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजा और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन उद्देश्य यही था कि राजा का जो पावर है उसको लिमिट करना है, उसको कम करना है। दीज powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। पहले जब एब्सोल्यूट मोनार्की था तो एक ही आदमी यानी कि राजा के हाथ में सारी की सारी पावर जो थी वो कंसंट्रेट थी, सारी ताकत उसी के हाथ में था। लेजिस्लेचर भी उसी के कंट्रोल में, एग्जीक्यूटिव सब कुछ उसके कंट्रोल में हुआ करता था। वो जिसको चाहता उसको प्राइम मिनिस्टर बनाता और जिसको चाहे जो भी बना देता। लेकिन अब जो उसकी ताकत थी वो 3 भागों में बढ़ गई थी, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, ठीक है। ये 3 लोग मिल करके उसके पावर को शेयर कर चुके थे। आइए, दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस तरीके से फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। फिगर 7 नीचे बना हुआ है, ये हम लोग को बताएगा कि किस तरीके से जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी तो क्या नया सिस्टम आ गया। आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये देखिए, आपको ये एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट बना करके समझाया जा रहा है कि फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मतलब फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई 1791 में, तब फ्रांस का सिस्टम कैसे बदल गया। तो ये जो है ये फ्रांस की पब्लिक है, फ्रांस की टोटल पब्लिक है, ठीक है, जिसमें कि ये इसमें लिखा हुआ है 2 भाग में बटा हुआ है, एक एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वो था जिसको वोट देने का अधिकार था, ये लोग 4 मिलियंस थे, 4 मिलियंस ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, मतलब 4 मिलियन लोगों को ये वोट देने का अधिकार था। और पैसिव सिटीजन्स वैसे लोग थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, ये 3 मिलियन लोग थे। इसमें कौन थे? महिलाएं थी, वुमेन, चिल्ड्रेन और यूथ बिलो 25, मतलब वैसे जो जेंट्स थे जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है वही वोट दे सकते थे, और जिनका 25 से कम है वो वोट नहीं दे सकते थे। तो ये लोग जो थे 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स जो थे, यानी वो एक्टिव सिटीजन्स मतलब जो वोट देने का अधिकार था। तो ये एक्टिव सिटीजन्स का पॉपुलेशन 4 मिलियन था। ये लोग वोट दे करके चुनते थे अपने लिए इलेक्टर्स, और ये अपने लिए 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। मतलब 4 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये 40 लाख लोग अपने लिए 50,000 लोग चुनते थे, और ये 50,000 लोग अपने लिए नेशनल असेंबली चुनते थे। इसमें 745 मेंबर्स हुआ करते थे। और ये इस तरीके से नेशनल असेंबली जो थी वहाँ की फ्रांस की लेजिस्लेचर थी। लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाली, विधि विधान बनाने वाली संस्था। तो ये जो संस्था थी लेजिस्लेचर, इसमें 745 लोग थे। ये लोग बनाते थे कानून, लॉ, फ्रांस के लिए यही लोग लॉ बनाया करते थे। और लॉ बना करके फिर ये लोग राजा के पास भेज देते थे वो लॉ। राजा उस पर साइन करता था
अगर राजा ने उस पर साइन कर दिया तो वो लॉ कहलाएगा, कानून कहलाएगा, ठीक है। जब तक वो साइन नहीं करता है तो इस लोगों ने जो बनाया था जो भी रूल्स, उस रूल को प्रपोजल बोलेंगे। मतलब ये प्रपोजल्स बनाते थे लॉ के लिए और राजा को भेज देते थे, ठीक है। राजा उस पर या तो साइन करता या तो साइन नहीं करता। अगर साइन नहीं करेगा तो यहाँ वेटो लिखा हुआ है, वेटो मतलब उसको वापस भेज देगा कि जाइए ये इस पर मुझे साइन नहीं करना है। अगर वो साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। तो राजा के पास दो ऑप्शन, या तो साइन करेगा, ठीक है, और साइन नहीं करेगा। नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे वेटो, वेटो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आइए, उसके बाद क्या था कि जो राजा था, राजा अगर साइन कर देगा तो वो फिर नीचे मिनिस्टर्स को मिल जाता था, मिनिस्टर्स उसको इम्प्लीमेंट करवाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली मिनिस्टर के ऊपर भी कंट्रोल रखी हुई थी। यहाँ पर देखिए एक बना हुआ है कि ये मिनिस्टर के ऊपर भी कंट्रोल रखे हुए, एक एरो बना हुआ है इस तरीके से, मतलब ये मिनिस्टर को भी कंट्रोल करते थे और ये राजा को लॉ भेज देते थे, मतलब प्रपोजल भेजते थे लॉ पे साइन करने के लिए। तो ये लेजिस्लेचर हो गया, लॉ बनाने वाली संस्था, ठीक। एग्जीक्यूटिव हो गया, जो मतलब ये राजा के अंडर में था, राजा के अंडर में एग्जीक्यूटिव था, ये सारे मिनिस्टर को कंट्रोल करता था और अगर किसी लॉ को वेटो कर सकता था। और तीसरा जो ऑर्गन था वो जुडिशरी, जुडिशरी वो जो डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम जुडिशरी के पास था। तो इस तरीके से एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आ गया फ्रांस में। फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गया तब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल असेंबली को ये पावर दिया कि आप ही सिर्फ इस देश में लॉ बना सकते हैं, दूसरा कोई लॉ नहीं बना सकता है। और विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और नेशनल असेंबली जो था इनडायरेक्टली इलेक्टेड था, मतलब वहाँ की जो पब्लिक थी वो अपने इलेक्टर्स को इलेक्ट करती थी और इलेक्टर लोग जो थे वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। दिस इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिटीजन्स थे वो अपने लिए एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स चुनते थे और ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स अपने लिए असेंबली को चुनते थे, जो कि अभी अभी फिगर में हम लोगों ने देखा, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, मतलब सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, मतलब सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था जो 25 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के मेन थे, मेन, वुमेन नहीं, वुमेन को तो वोट देने का अधिकार दिया ही नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी एक रिस्ट्रिक्शन था कि उस आदमी ही वोट दे सकता है और उसका एज 25 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी बात कि 25 से ज़्यादा भी एज होना चाहिए और वो कम से कम 3 दिन का लेबर का जो वेज होता है उसके बराबर का वो टैक्स पे करता हो, वही आदमी वोट दे सकता है, उसे ही एक्टिव सिटीजन्स बोला जाएगा। That is they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. बाकी सारे लोगों को और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें पैसिव सिटीजन्स बोला जाता था। To qualify as an elector and then as member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको इलेक्टर बनना है या फिर आपको वोट देना है या नेशनल असेंबली में आपको जाना है तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर बनना होगा। मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी दावेदारी बढ़ जाएगी। तो ये जो भी है पहले से तो ठीक ही था, पहले तो राजा के मुंह से निकली हुई बात ही लॉ बन जाती थी, चाहे किसी को इच्छा हो या किसी को इच्छा नहीं हो। अब तो कम से कम वो लोग लॉ बना रहे थे जिनके पास जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, तो पहले से तो स्थिति सुधरी ही थी। आइए हम लोग अगले पन्ने पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो फ्रांस का जो नया संविधान बन करके तैयार हुआ उसमें सबसे पहले वहाँ के आदमी और वहाँ के जो नागरिक हैं उनके डिक्लेरेशंस लिखे गए, मतलब उनके राइट्स के डिक्लेरेशन लिखे गए, उन्हें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, फ्रांस के लोगों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, सबसे पहले संविधान में यही चीज़ लिखा गया। राइट्स यानी कि अधिकार, जैसे कौन कौन से अधिकार मिले, सच एज द राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मतलब अपने विचार देने की स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ यानी कि विधि और विधान के सामने सभी लोग समान हैं, वेयर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो ये सब सारी बातें लिखी गई और ये लिखा गया कि ये सब जो राइट्स मिले हुए हैं यहाँ के लोगों को, फ्रांस के नागरिकों को, और ये राइट्स जो हैं नेचुरल हैं और इनएलिनिएबल हैं। नेचुरल का मतलब कि अगर फ्रांस में कोई जन्म लिया,
किसी की जन्म होती है तो उसे ऑटोमेटिकली ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। और इनएलिनिएबल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति से ये सारे अधिकार उससे कभी भी नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है, वहाँ का राजा भी नहीं छीन सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिख दिया गया कि यह स्टेट यानी कि फ्रांस, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है, यानी कि जो फ्रांस है उसकी ये ड्यूटी है, फ्रांस में जिसकी भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, उसकी यह ड्यूटी है कि वो सारे जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के जो नेचुरल राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है बच्चों, आइए देखिए बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए ये फिगर, ये पेज नंबर 11 का जो फिगर है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, और पेज नंबर 12 का जो फिगर है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। ये पेज नंबर 11 और पेज 12 दोनों एक साथ आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये फिगर में आखिर क्या दिखाया जा रहा है। आइए पहले हम लोग पेज नंबर 12 का ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द मेजोरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas। ये बोल रहा है कि क्योंकि उस ज़माने में मतलब 18th सेंचुरी में बहुत सारे जो लोग थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसलिए उस समय सिम्बल्स का बहुत बड़ा महत्व था, इसलिए ज़्यादातर सिम्बल्स का यूज़ किया जाता था, जैसे यहाँ पर ब्रोकन चेन का यूज़ किया गया है। ठीक है, ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं। और वो जो हम लोगों ने ये जो फिगर देखा बगल में, इस फिगर में बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिगर का यूज़ किया गया था। आगे देखते हैं। द पेंटिंग बाई ली बार्बियन इन फिगर 8 यूजेज मैनी सच सिम्बल्स टू कॉन्वे द कॉन्टेंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो डिक्लेरेशन ऑफ जो राइट्स था, मतलब जो फिगर है उसमें जो भी इंसानों के, फ्रांस के नागरिकों के जो अधिकार हैं उसको डिक्लेरेशन, उनको घोषणा लिखा गया था, किया गया था। लेट अस ट्राई टू रीड दिस सिंबल। चलिए हम लोग इस सिंबल को ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस सिंबल का मतलब क्या था। ठीक, यही है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो पढ़े लिखे लोग समझ लेंगे, लेकिन फिगर को ज़रा, फिगर का ज़्यादा यूज़ होता था उस ज़माने में, फिगर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये ब्रोकन चेन है। ब्रोकन चेन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, ब्रोकन चेन, चेन्स वेयर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो चेन का मतलब होता है फेटर स्लेव। फेटर स्लेव्स का मतलब स्लेव्स यानी कि गुलामों को बांधने का। उस ज़माने में क्या है, जैसे आज हम लोग जानवरों को खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद बांध करके अपने घर ले आते हैं और घर में भी बांध देते हैं खूंटे में, और फिर बेचना होता है तो कोई दूसरा आदमी हमसे खरीद करके रस्सी से बांध करके ले जाता है। तो उसी ज़माने में स्लेव्स की खरीद बिक्री होती थी, इंसानों को खरीदा जाता था और ख़रीद कर लोग लाते थे, तो फिर उसे इसी तरीके से चेन में बांध दिया करते थे। तो ये बता रहा है कि चेन टूटा हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक महिला है जो कि हाथ में टूटा हुआ जो ब्रोकन चेन पकड़ी हुई है, मतलब स्लेवरी अब ख़त्म हो गया है फ्रांस से, अब किसी को खरीदा बेचा नहीं जाएगा इंसानों को। अगला फिगर जो हम समझने का कोशिश करते हैं, जो पेज नंबर 12 में एक ये बना हुआ है, ये फिगर देखिए यहाँ ठीक बीच में बना हुआ है, ये बीच में एक बना हुआ है, बहुत सारे स्टिक्स हैं और उसमें एक स्पीयर बना हुआ है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। द बंडल ऑफ द रॉड्स और फेसेस, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये बता रहा है कि एक स्टिक जो है, एक रॉड है, उसको तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा रॉड जो है इस तरीके से बंडल में बंधा हुआ है तो आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि एकता में ही बल है। तो बच्चों अब हम तीसरे फिगर को देखेंगे। ये जो तीसरा फिगर है ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक आई है और आई के चारों तरफ ये रेज निकल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये बोल रहा है कि ऑल सीइंग आई, जो आई है ये नॉलेज का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो रेज निकल रहे हैं इसके चारों ओर से, इस ट्राइंगल के चारों ओर से, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे रेज निकल रहा है, कैसे जैसे सूरज उगता है, तो वो जैसे जैसे उगता है तो वो अंधेरा को मिटाता चला जाता है। तो अंधेरा जो है यहाँ पर इग्नोरेंस का प्रतीक है। अंधेरा है मतलब इग्नोरेंस है, मतलब अज्ञानता का प्रतीक है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे लाइट आ रहा है वो नॉलेज का प्रतीक है, मतलब नॉलेज बढ़ते जा रहा है और अज्ञानता समाप्त होते जा रही है। ये ट्रायंगल ये इस बात का प्रतीक है। और यहाँ पे देखिए यही ट्रायंगल बनाया गया है, यहाँ पर सबसे ऊपर में ये एक ट्रायंगल बनाया गया है। ट्रायंगल बना करके यही दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं कि ये जो लड़की है, मतलब सॉरी ये जो परी है,
आपको ये परी को देखिए, परी के हाथ में एक स्टिक है, वही स्टिक यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर ये वो स्टिक है। ये स्टिक का क्या मतलब हुआ कि ये सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये स्टिक जो होता था, ये स्टिक राजा के हाथ में हुआ करता था। राजा कहीं भी जाते थे तो ये स्टिक हमेशा हाथ में पकड़े रहते थे। ये स्टिक रॉयल पावर यानी कि राजा की ताकत को दिखलाता है। और यहाँ पर ये जो परी है ये इसको पकड़ी हुई है, मतलब राजा की पावर अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा भी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, मतलब नागरिकों के पास भी पावर है और राजा के पास भी पावर है। पावर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला फिगर है, एक स्नेक है जो अपने मुंह से अपनी टेल को पकड़े हुए है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, एक स्नेक अपने टेल को बाइट कर रहा है ताकि वो एक रिंग बने, से गोल सा रिंग बन जाए। देखिए ये गोल सा रिंग बना लिया है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, ए रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, एक जो रिंग होता है इस तरीके से इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका कहाँ पर बिगनिंग है और कहाँ पर एंड है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। तो ये सिंबल जो है एटर्निटी का है। एटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, लंबे समय तक, कहाँ पर समय का अंत है ये कोई नहीं जानता है। मतलब ये जो बोल रहा है कि ये जो हमारा फ्रांस का जो सिस्टम है, ये सारे लोगों को एक अधिकार मिल गया है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी मिल गई है, लिबर्टी मिल गई है, अनंत काल तक फ्रांस में ऐसा सिस्टम बना रहे, फ्रांस खुशहाल रहे, ये इस बात का प्रतीक है। और ये जो सिंबल है देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये बीच में जो स्पीयर है, ठीक है, ये स्पीयर का यहाँ पर बीच में बना हुआ। तो ये पेज नंबर 11 जो था ही हमारा ये फिगर, पेज नंबर 13 में चलते हैं। अगला जो फिगर है वो कैप है। कैप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये स्पीयर है, इसके ऊपर ये छोटा सा कैप है। इस कैप का क्या मीनिंग है, तो कैप वॉर्न बाई स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, तो जो स्लेव्स थे यानी कि जो गुलाम थे, वो लोग जब आज़ाद हो गए, उन्हें आज़ादी मिल गई लोगों से, तब वो लोग इस तरीके की टोपी पहनने लगे, ठीक है। तो इसलिए ये टोपी यहाँ पर दिखाया गया है कि अब इस टोपी का भी वैल्यू है, ठीक, उन्हें भी आज़ादी मिल चुकी है, वो भी, उन्हें भी ह्यूमन राइट्स मिल गया है। अगला जो है ये एक औरत है, ठीक है, जो ब्रोकन चेन को पकड़ी हुई है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ब्रोकन चेन को पकड़ी हुई है। इसका क्या मीनिंग है, तो ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ब्लू वाइट और रेड 3 कलर का ड्रेस पहनी हुई है। ये जो है ये फ्रांस का नेशनल कलर है। कैसे हमारे यहाँ पर ट्राई कलर है, सैफरन है, वाइट रंग है और ग्रीन कलर है इंडिया का। ये जो अगला है पेज नंबर 13 में एक परी का फोटो बना हुआ है, जो कि यही इसी जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट में यहाँ जो परी बनी हुई है, इस परी का क्या मतलब हुआ, तो ये लिखा हुआ है विंग्ड वुमेन, एक वुमेन है जिसके विंग यानी कि पंख लगे हुए हैं। ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ है, ये लॉ को बता रहा है कि लॉ को दिखाया जा रहा है कि ये कानून की देवी है। हमारे यहाँ कानून की देवी को कैसे दिखाते हैं, एक औरत है, उसके पट्टी बंधी हुई है, तराजू ली हुई है एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार ली है। जनरली आप हिंदी मूवीज़ में देखिएगा जब कोई कोर्ट का सीन वगैरह कोई दिखाया जाता है तो ये फ्रांस में कानून की देवी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगला जो है वो टैबलेट्स है, ये टैबलेट्स है, 2 टैबलेट्स हैं, ठीक है, ये जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 और ये दूसरा 2, ये दोनों का क्या मीनिंग हुआ, द लॉ टैबलेट है, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, ये लॉ जो है सबके लिए बराबर है और सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं।